Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. आज की ये क्लास नर्सिंग जॉब्स एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए है। इस क्लास में लिए गए सभी नर्सिंग एमसीक्यूज एम्स नॉरसेट, राजस्थान सीएचओ, आरएमएल, पीजीआई, ईएसआईसी, DSSB जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए तैयार की है। होपफुली ये क्लास आपको इन सभी रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हेल्प करेगी। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे इसी तरह की क्लासेस रेगुलरली अपलोड की जाती हैं। नर्सिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इसी तरह की एमसीक्यू क्लासेस को रेगुलरली पाने के लिए आप फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लास को पूरा देखने के बाद यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन्हें भी नर्सिंग ऑफिसर बनने में हेल्प जरूर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर टुडेज एमसीक्यू क्लास। क्वेश्चन इज which drug is responsible for रेड मैन सिंड्रोम? किस ड्रग को लेने के बाद रेड मैन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है? वैनकोमाइसिन, लिंजोलिड, क्लोरामफेनिकोल, सिफेड्रॉक्सिल। प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यस, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। वैनकोमाइसिन ड्रग लेने के बाद रेड मैन सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। यहां पर ऑप्शन सी के अंदर क्लोरामफेनिकोल बताया गया है। क्लोरामफेनिकोल ड्रग के बाद कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा गया है, नोट करिएगा। क्लोरामफेनिकोल ड्रग के कारण ग्रे बेबी सिंड्रोम कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्रे बेबी syndrome. Question is, a client has been receiving cyanocobalamin injections for past 6 weeks. Which laboratory finding indicate that the medication is having the desired effect? किसी पेशेंट को आप पिछले 1.5 महीने से यानी 6 सप्ताह से विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगा रहे हैं। इस इंजेक्शन के कारण इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डिजायर्ड इफेक्ट देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल काउंट 60%, ऑप्शन बी बेसोफिल काउंट 0.5%, ऑप्शन सी मोनोसाइट काउंट 2%, ऑप्शन डी रेटिक्यूलोसाइट काउंट 1%। The right answer is option D. Let's see the rationale. विटामिन B12 जो है इसका इस्तेमाल हम पर्नीशियस एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। टू ट्रीट पर्नीशियस
एनीमिया। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली कई बार पूछा गया है कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया होता है, तो आप बताएंगे पर्नीशियस एनीमिया। अब इस क्लाइंट में जब हम विटामिन B12 के इंजेक्शंस लगाते हैं तो एनीमिया कंडीशन में, पर्नीशियस एनीमिया कंडीशन में इंप्रूवमेंट होता है और इसके लिए जो आरबीसी सेल है, आरबीसी का नंबर है वो इंक्रीज होने लगता है। रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं उनका नंबर इंक्रीज होने लगता है और यही कंडीशन हम चाहते थे, यही हमारा डिजायर्ड इफेक्ट था। इसे पाने के लिए ही हम लगातार इंजेक्शंस लगा रहे थे। रेटिक्युलोसाइट जो है आरबीसी की लास्ट इमेच्योर स्टेज होती है। किसी भी आरबीसी को पूरी तरह से मैच्योर होने में अलग अलग स्टेजेस से होकर गुजरना होता है। जब ये रेटिक्युलोसाइट वाली स्टेज पर आ जाती है तो इसके जस्ट बाद एक मैच्योर आरबीसी हमें देखने को मिलती है। तो अगर किसी क्लाइंट की बॉडी के अंदर रेटिक्युलोसाइट का काउंट सिर्फ 1 से 2% तक होता है तो हम ये मान सकते हैं कि इसके अंदर इमैच्योर आरबीसी की संख्या सिर्फ 1 से 2% है और बाकी 98% जो आरबीसी मौजूद हैं वो सभी पूरी तरह से मैच्योर हैं। और अब आरबीसी की संख्या नॉर्मल होने के बाद क्लाइंट में एनीमिया कंडीशन भी ठीक होने लगती है। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करता है। अगर किसी क्लाइंट में आरबीसी नहीं होंगी या इमैच्योर आरबीसी होंगी तो उस पर हीमोग्लोबिन भी कम होगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होना, हीमोग्लोबिन की कमी होना, यही कंडीशन एनीमिया कहलाती है। क्वेश्चन इज व्हाट इज कोलेस फ्रैक्चर? कोलेस फ्रैक्चर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस, फ्रैक्चर एट डिस्टल फैब्यूला, फ्रैक्चर एट डिस्टल टिबिया, फ्रैक्चर एट डिस्टल अल्ना। इन चारों में से किस बोन में हुआ फ्रैक्चर कोलेस फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमारे हाथ में कलाई वाले एरिया के अंदर रेडियस बोन में यदि फ्रैक्चर हो तो इसे आप कोलेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। हमारे हाथ के अंदर जैसे मान लीजिए ये किसी पर्सन का हाथ है और इस पर्सन के अंदर यहाँ पर तो है रेडियस बोन और यहाँ पर है अल्ना बोन। अगर यहाँ पर इस जगह पर फ्रैक्चर होता है या इस अल्ना के कॉन्डाइल वाले पार्ट में फ्रैक्चर होता है तो इसे आप कोलेस फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। कोलेस फ्रैक्चर कॉमन इन अडल्ट्स, ये मुख्य रूप से अडल्ट्स के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अंदर फ्रैक्चर एट डिस्टल रेडियस बोन कर लीजिए या रेडियल बोन कर लीजिए, इसे आप याद इजीली रख पाएंगे। एट डिस्टल रेडियल बोन एंड स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। देखिएगा इस चीज को यहां मेंशन करना इसलिए जरूरी था क्योंकि प्रीवियस एग्जाम के अंदर कोलेस फ्रैक्चर कहां होता है और वहां पर ऑप्शन के अंदर रेडियस बोन ना देकर स्टीलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना दिया गया था और इस चीज से काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए थे। तो याद रखिएगा
जब भी कुलिस फ्रैक्चर के बारे में पूछा जाए तो रेडियस बोन के डिस्टल पार्ट में यानी कलाई के पास वाले हिस्से में फ्रैक्चर होगा। ये तो सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन लोकेशन है, ये तो होता ही है। इसके अलावा इसी की पैरेलल जो अल्ना बोन पाई जाती है, उसके स्टिलॉइड प्रोसेस में फ्रैक्चर हो जाए तो इसे भी हम कुलिस फ्रैक्चर कहते हैं। इन दोनों चीजों को आप जरूर याद रखिएगा। Question is, Suraksha Clinic is running under NACO. Various kits are supplied with particular color coding under this program for STDs or RTI. Which color coded kit supplied for vaginitis? सुरक्षा क्लिनिक जो कि नैको द्वारा संचालित होता है, इसके अंदर वेजिनाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट हेतु कौन सा कलर का किट इस्तेमाल किया जाता है? ग्रे कलर, ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर। अपकमिंग सीएचओ एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, exactly. The right answer is ऑप्शन बी, किट 2 जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये वेजिनाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट हेतु मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि वेजिनाइटिस कंडीशन होती क्या है। वेजिनाइटिस कंडीशन का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ वेजाइना, वेजाइना में इन्फ्लामेशन का होना। वेजिनाइटिस कंडीशन नॉर्मल वेजाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा के काउंट में चेंज आने के कारण हो सकते हैं, या फिर मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण हो सकता है, या फिर किसी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। वेजिनाइटिस कंडीशन होने पर वुमेन की वेजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं, इरिटेशन देखने को मिलती है, पेन देखने को मिलता है। आइए अब बात करते हैं नैको के बारे में, और फिर हम बात करेंगे कि नैको द्वारा सुरक्षा क्लिनिक पर कौन कौन से टाइप के किट सप्लाई किए जाते हैं, ये किस कलर के होते हैं और इन्हें कौन सी कंडीशंस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले नोट करिएगा नैको के बारे में। नैको, नैको का फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ नैको। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये नेशनल लेवल पर चलाया जाने वाला प्रोग्राम है और इसके द्वारा एड्स के लिए काम किया जा रहा है। एड्स के पेशेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और लोगों में इस डिजीज के अगेंस्ट जागरूकता पैदा की जा रही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो आप बताएंगे ये 1992 से चल रहा है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली एंड दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1992। ये चीज भी आपसे पूछी जा सकती है कि इसे कौन संचालित कर रहा है, तो आप बता सकते हैं इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इस नैको प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। होपफुली अब आप इस चीज को भूलेंगे नहीं। अब इस नैको प्रोग्राम के अंतर्गत ही सुरक्षा क्लिनिक्स चलाए जा रहे हैं। इन सुरक्षा क्लिनिक्स पर अलग अलग कलर के किट्स यूज किए जाते हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से किट हैं और किन कलर के होते हैं और किस कंडीशन के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले नोट कीजिएगा किट 1। किट 1 जो है ये आपका ग्रे कलर का आता है। इट इज ग्रे कलर्ड किट और इसका इस्तेमाल यूरिथ्रल एनोरेक्टल डिस्चार्जेस और सर्वेसाइटिस जैसी कंडीशन के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज या फिर एनोरेक्टल डिस्चार्ज या फिर सर्वेसाइटिस। इन सभी कंडीशन में जो किट 1 है ग्रे कलर का, इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता है। सेकंड जो किट था वो है किट 2 और ये ग्रीन कलर का होता है। इस क्वेश्चन में भी इसके बारे में आपसे पूछा गया था। ये जो है वेजिनाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। थर्ड जो टाइप का किट आता है वो है किट 3। ये व्हाइट कलर का होता है और इसका इस्तेमाल जेनाइटल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। जेनाइटल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके बाद आता है किट 4। किट 4 जो है वो ब्लू कलर का होता है और इसे भी हम जेनाइटल अल्सर्स के ट्रीटमेंट हेतु इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है किट 5। किट 5 जो है रेड कलर का होता है और इसे भी हम जेनाइटल अल्सर्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फिर है सेकंड लास्ट किट 6। ये येलो कलर का होता है और इसका इस्तेमाल लोअर एब्डोमिनल पेन वाली कंडीशंस के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एसटीडीज के बाद में यदि लोअर एब्डोमिनल एरिया में पेन हो तो इनके मैनेजमेंट के लिए हम इस किट का इस्तेमाल करते हैं। और जो आखिरी हमारा किट है वो है किट 7। ये ब्लैक कलर का होता है और इसका इस्तेमाल स्क्रोटल एरिया में आई स्वेलिंग के ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है। स्क्रोटल एरिया स्वेलिंग। इस प्रकार से सुरक्षा क्लिनिक पर ये 7 प्रकार के किट्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं और इन सभी का अलग अलग पर्पस होता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इन्हें नोट डाउन कर लें। अपकमिंग सीएचओ एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Question is the symptom most commonly associated with left-sided heart failure is। इन चारों ऑप्शंस में से उस सिम्टम को आपको सेलेक्ट करना है जो कि मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर देखने को मिलता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एडिमा, हेपेटिक फेलियर, पॉलीयूरिया। The right answer is option A,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट का लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो उसमें लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसे आप इस तरह से याद रखें, जैसे कि ये मान लीजिए किसी क्लाइंट का हार्ट है, ये सेप्टम, ये इसके वाल्व्स हैं। अब हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल साइड में प्रॉब्लम हुई। ये हार्ट का लेफ्ट साइड है, दिस इज द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और इस साइड के हार्ट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई तो अब क्या होगा, यहां से जो ब्लड है वो आगे की तरफ एरोटा में प्रॉपर तरीके से पंप नहीं किया जा पाएगा। ब्लड यदि पंप यहां से आगे नहीं हो पाएगा तो ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में रुकने लगेगा। इस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आ रही है वो आपके लंग्स से जुड़ी होती है। आपके लंग्स से जुड़ी ब्लड वेसल प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक लेकर आती है और यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल फिर एरोटा में जाता है और आगे पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है। अब मान लीजिए हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, यहां से ब्लड आगे बॉडी में भेजा ही नहीं जा रहा है, तो ब्लड यहां पर रुकने लगेगा, ब्लड का स्टेसिस होने लगेगा। तो इसके कारण जो लंग्स से फिल्टर ब्लड है ये भी आगे प्रॉपरली नहीं जा पाएगा और यहां पर धीरे 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 पूरे चैम्बर के अंदर, पूरी ब्लड वेसल के अंदर और लंग्स के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। बल्क मात्रा में, बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर ब्लड रुक जाएगा, भर जाएगा और क्लाइंट में इतना ज्यादा लंग्स के अंदर ब्लड आ जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से सांस भी नहीं ले पाएगा, उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगेगा। यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में। इस चीज को याद रखने का एक तरीका है, जैसे कि लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो यहां पर एल है, एल से लेफ्ट और एल से लंग्स, यानी जब भी क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा तो सिम्टम्स जो होंगे लंग्स से रिलेटेड होंगे, रेस्पिरेशन से रिलेटेड होंगे। इस तरह से आप इसे लिख लीजिएगा, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। अब लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कंडीशन के होने पर और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि देखने को मिल सकती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन्हें हम ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, या इसे कई बार आप लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में LVF आप लिख सकते हैं। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कह दीजिए या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर कह दीजिए, ये दोनों ही चीजें एक ही हैं। इसके अंदर पल्मोनरी कंजेशन देखने को मिलेगा। अभी आपको डायग्राम के थ्रू हमने समझाया कि पल्मोनरी कंजेशन क्या है। पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है लंग्स और कंजेशन का मतलब होता है रुकावट, यानी कि लेफ्ट साइड के लंग्स में या लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड का इकट्ठा हो जाना पल्मोनरी कंजेशन करेगा और इसके कारण जो भी यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स आएंगे वो रिलेटेड होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम से। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होने पर। इसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं उन्हें नोट करिएगा, जैसे कि प्रोडक्टिव कफ विथ फ्लोटी स्पूटम हो सकता है। यहाँ पर प्रोडक्टिव कफ विथ फ्लोटी स्पूटम, क्या मतलब है इसका? प्रोडक्टिव कफ का मतलब है कि क्लाइंट को बहुत ज्यादा कफिंग होगी, खांसी आएगी और खांसी के साथ उसमें स्पूटम भी निकलेगा, बलगम निकलेगा और ये जो स्पूटम होगा ये झागदार होगा, फ्लोटी होगा, यानी कि जो बबल्स होंगे वो मौजूद होंगे इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा कफिंग होगी और जो स्पूटम निकलेगा वो झागदार होगा,
फ्रोटी होगा। इसके अलावा क्लाइंट को ऑर्थोपिनिया कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है? ऑर्थोपनिया कंडीशन हो सकती है। ऑर्थोपनिया का मतलब होता है कि क्लाइंट जब सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ होगा तब उसे सांस लेने में तकलीफ आएगी। यानी कि क्लाइंट जो है अगर वो लेटा हुआ है तो वो सांस नहीं ले पाएगा और ब्रीथिंग डिफिकल्टी फेस करेगा और सांस लेने के लिए उसे स्टैंड अप पोजीशन में आना होगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोपनिक कंडीशन। इसके अलावा एक और चीज यहां से इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्रैकल साउंड का प्रेजेंट होना। क्रैकल साउंड ऑन अस्कल्टेशन। जब आप स्टेथोस्कोप की मदद से अस्कल्टेट करेंगे यानी लंग्स के साउंड को सुनेंगे तो वहां पर आपको पानी के बुलबुलों के फूटने जैसी आवाज सुनाई देगी। इसे ही आप क्रैकल साउंड कहेंगे क्योंकि क्लाइंट के लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड मौजूद है और इसके कारण वहां पर क्रैकल साउंड जनरेट होगा। और अगर एडवांस लेवल पर जाएं नॉर्सेट एग्जाम के रिगार्डिंग तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्डियक अस्थमा किस कंडीशन में देखने को मिलेगा। तो आप बता सकते हैं कि कार्डियक अस्थमा जो है वो भी हार्ट फेलियर वाली कंडीशन में देखने को मिलेगा, स्पेशली यदि क्लाइंट को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो रहा है। कार्डियक अस्थमा का मतलब होता है कि लेबर्ड ब्रीथिंग यानी क्लाइंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और जब भी वो सांस लेगा तो उसमें व्हीजिंग साउंड सुनाई देगा। यही कंडीशन कार्डियक अस्थमा कहलाती है और हार्ट फेलियर में देखने को मिलती है। नोट कर लीजिएगा 2 पॉइंट में इसे शॉर्टली। लेबर्ड ब्रीथिंग एंड wheezing sound ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर होने के कारण क्लाइंट जब सांस लेगा तो उसमें सीटी जैसी आवाज आएगी, इसे आप व्हीजिंग साउंड कहेंगे। और सांस लेने के लिए उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, लेबर करना पड़ेगा। ये कंडीशन कार्डियक अस्थमा कहलाती है। क्वेश्चन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज स्टेज ऑफ। लेबर या डिलीवरी की सेकेंड स्टेज में कौन सा इवेंट होता है ये आपको बताना है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन, प्लेसेंटल डिलीवरी, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, एक्सपल्शन ऑफ फीटस। The right answer is option D, expulsion of fetus। सबसे पहली बात, हम लेबर को टोटल 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको हम डायलेशन ऑफ सर्विक्स की स्टेज के नाम से जानते हैं। ये ट्रू लेबर पेन शुरू होने से लेकर सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक होती है। जैसे ही सर्विक्स 10 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है तो उसके बाद लेबर की सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है और इसी स्टेज के अंदर बच्चे की डिलीवरी होती है यानी एक्सपल्शन ऑफ फीटस देखने को मिलता है। यहां से ये चीज पूछी जा सकती है कि जो सेकंड स्टेज है उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर कोई प्रीमी ग्रेविडा है तो प्रीमी ग्रेविडा वुमेन के अंदर ये स्टेज 2 आवर्स की होती है और अगर कोई मल्टी ग्रेविडा वुमेन है, मल्टी ग्रेविडा वुमेन है तो इसमें ये 30 मिनट्स की होती है। यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो 2 घंटे का होगा और सेकंड प्रेगनेंसी या इसके बाद की प्रेगनेंसीज के अंदर लेबर की सेकंड स्टेज की जो ड्यूरेशन है
वो 30 मिनट्स की हो सकती है। ये चीज भी यहाँ से प्रीवियसली कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाए उसके बाद लेबर की थर्ड स्टेज शुरू हो जाती है और इस स्टेज के अंदर प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है। सो इस तरह से आप इसे याद रखें, ये चीजें यहां से इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन इज सेकेंड फेज ऑफ पर्टुसिस इज, पर्टुसिस डिजीज की सेकेंड फेज क्या कहलाती है? कोल्ड फेज, कैथेड्रल फेज, कॉन्वल्सेंस फेज, प्रोक्सिस्मल फेज। This question is important for upcoming Rajasthan CHO exam. If you are preparing for these exams, the right answer is proximal phase. पर्टुसिस डिजीज की सेकंड फेज प्रोक्सिस्मल फेज के नाम से जानी जाती है। पर्टुसिस डिजीज को आप और किस नाम से जानते हैं? नोट कर सकते हैं आप चाहें तो। इसे आप वूपिंग कफ डिजीज के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है 100 डे कफ। एग्जामिनर चाहे आपको पर्टुसिस नाम से पूछे, वूपिंग कफ नाम से पूछे या 100 डे कफ के नाम से पूछे, इन तीनों का मतलब एक ही कंडीशन है। वूपिंग कफ डिजीज बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस यानी कि एक ये बहुत ज्यादा फैलने वाला डिजीज कंडीशन है जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित होता है। इस डिजीज कंडीशन के अंदर कॉज की बात की जाए कि ये किसके कारण होता है, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज एंड कॉज्ड बाय वॉर्शेला पर्टुसिस। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इस डिजीज के पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है वॉर्शेला पर्टुसिस। वॉर्शेला पर्टुसिस कंडीशन। इस डिजीज के अंदर टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। 3 स्टेजेस टोटल। कौन कौन सी होती हैं इसे भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली जो स्टेज होती है उसे हम कैथेड्रल फेज के नाम से जानते हैं। सेकंड जो स्टेज होती है उसे हम प्रोक्सिस्मल स्टेज के नाम से जानते हैं और जो लास्ट स्टेज होती है उसे हम कन्वल्सेंस स्टेज के नाम से जानते हैं या इसे आप रिकवरी स्टेज भी कह सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रिकवरी स्टेज। तो यहां से ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। राजस्थान सीएचओ एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विकली पूरा रिवाइज कर लेते हैं। पर्टुसिस डिजीज को हम वूपिंग कफ या 100 डे कफ डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ये एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेस है जो कि वॉर्शेला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा हो सकती है। पर्टुसिस डिजीज कंडीशन 3 स्टेजेस में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट स्टेज है कैथेड्रल फेज, सेकंड स्टेज है प्रोक्सिस्मल फेज, थर्ड स्टेज है कन्वल्सेंस फेज। इसे हम रिकवरी स्टेज के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन इज the nurse is assigning staff for the day. Which assignment should be given to the nursing assistant? आप सीनियर नर्स हैं और अपने वार्ड में मौजूद अलग अलग पेशेंट की केयर हेतु अलग अलग स्टाफ को अपॉइंट कर रहे हैं। इन चारों में से उस पेशेंट को सेलेक्ट करें
जिसकी केयर के लिए आप नर्सिंग असिस्टेंट को अपॉइंट कर सकते हैं। ऑप्शन ए, टेकिंग द वाइटल साइंस ऑफ 5 months ओल्ड विद ब्रोंकाइटिस। एक 5 महीने का बच्चा जिसे ब्रोंकाइटिस है और उसमें वाइटल साइंस लेने हैं, क्या ये पेशेंट आप नर्सिंग असिस्टेंट को केयर के लिए दे सकते हैं। ऑप्शन बी, taking the vital signs of the 10 years old with 2-day post appendectomy। 10 साल का बच्चा है जिसमें 2 दिन पहले अपेंडेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है और अब उसमें वाइटल साइंस लेने हैं। सी ऑप्शन, administering medication to a 2 years old with periorbital cellulitis। एक 2 साल का बच्चा है जिसे पेरीऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस कंडीशन है और उसमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करनी है। ऑप्शन डी, एडजस्टिंग द ट्रैक्शन ऑफ 1 years old with fractured tibia। 1 साल का बच्चा जिसमें टीबिया बोन फ्रैक्चर है उसमें ट्रैक्शन एडजस्ट करना है। इन चारों पेशेंट्स में से किस पेशेंट की केयर आप नर्सिंग असिस्टेंट को करने के लिए दे सकते हैं। ऑप्शन ए की बात की जाए तो 5 महीने का बच्चा है और उसे ब्रोंकाइटिस है, इसमें आपको वाइटल साइंस लेने हैं। ये बच्चा स्टेबल नहीं है और इसके अंदर अल्ट्रेशन ऑफ एयरवे जैसी कंडीशन है। इसकी केयर के लिए एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड नर्स का वहां होना आवश्यक है। नर्सिंग असिस्टेंट इस क्लाइंट को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए हम ये पेशेंट उसे नहीं दे सकते। यहाँ पर नोट कीजिएगा, अल्टर्ड एयरवे है और इसके लिए हम इसे असाइन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी के अंदर बताया गया है कि 1 साल का बच्चा है जिसमें टीबिया बोन फ्रैक्चर है और उसमें लगे ट्रैक्शन को एडजस्ट करना है। देखिएगा, 1 साल के बच्चे में यदि टीबिया बोन फ्रैक्चर है तो हो सकता है कि ये एब्यूज्ड चाइल्ड हो, इसे किसी ने मारा पीटा हो और इसके कारण बच्चे का बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल हो सकता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक्सपीरियंस्ड पर्सन की आवश्यकता है, एक्सपीरियंस नर्स की आवश्यकता है। नर्सिंग असिस्टेंट इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, सो ये ऑप्शन भी सही नहीं माना जाएगा। ऑप्शन सी की यदि बात की जाए तो 2 साल के बच्चे में पेरीऑर्बिटल सेल्यूलाइटिस कंडीशन है और उसमें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। सेल्यूलाइटिस बेसिकली एक इन्फेक्शन वाली स्टेज है और इन्फेक्शन वाले पेशेंट को हैंडल करते समय बहुत ज्यादा हाइजीन का ख्याल रखना होता है ताकि उसमें इन्फेक्शन और ज्यादा ना हो या फिर उसका इन्फेक्शन केयर प्रोवाइडर तक ना पहुंचे या उससे इन्फेक्शन किसी और पेशेंट में ना जाए। तो इस पेशेंट की केयर के लिए भी अच्छा नर्सिंग नॉलेज होना आवश्यक है। तो हम ये पेशेंट भी नर्सिंग असिस्टेंट को केयर के लिए नहीं दे सकते। फाइनली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। इस ऑप्शन के अंदर 10 साल का बच्चा है जिसमें 2 दिन पहले अपेंडेक्टोमी प्रोसेस हुआ है और हमें इसके वाइटल साइंस लेने हैं। अपेंडेक्टोमी का मतलब होता है अपेंडिक्स को सर्जरी द्वारा रिमूव कर देना। अपेंडिसाइटिस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए अपेंडेक्टोमी प्रोसीजर यूज किया जाता है। ये एक माइनर ऑपरेशन है जिसके अंदर अपेंडिक्स को हम रिमूव कर देते हैं। ये इन तीनों पेशेंट्स की तुलना में सबसे ज्यादा स्टेबल पेशेंट है और हम इसकी केयर के लिए नर्सिंग असिस्टेंट को असाइन कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उनमें ये चीज देखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल पेशेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा ठीक कंडीशन वाला पेशेंट कौन सा है, उस पेशेंट को आप नर्सिंग असिस्टेंट या न्यू नर्स को हैंडल करने के लिए दे सकते हैं।
जो भी पेशेंट क्रिटिकल हालत में होगा या अनस्टेबल स्टेट में होगा, उसे हमेशा हाईली एक्सपीरियंस्ड नर्स या डॉक्टर द्वारा हैंडल किया जाएगा। अनट्रेन्ड पर्सोनल या न्यू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के द्वारा इन्हें हम नहीं टेकल करने के लिए दे सकते। ये कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखें और क्वेश्चंस में आंसर को फाइंड आउट करने से पहले अप्लाई करें। मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपके आंसर सही ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट इज रिसीविंग डिगॉक्सिन. His pulse range is normally 70 to 76 beats per minute. After assessing the apical pulse for 1 minute, the finding it to be 60 beats per minute, the nurse should first. किसी पेशेंट को डिगॉक्सिन मेडिसिन दी जा रही है और इस पेशेंट में एपिकल पल्स का असेसमेंट किया गया पूरे 1 मिनट के लिए और वहां पर हमें 60 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट मिली। इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप क्या करेंगे? एक बार फिर से समझिएगा क्वेश्चन को। डिगॉक्सिन ले रहे पेशेंट में यदि हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट आती है तो अब हमें एज अ नर्स क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1 कहता है हमें फिजिशियन को बुलाना चाहिए, बताना चाहिए। ऑप्शन 2 कहता है डिगॉक्सिन को रोक देना चाहिए और इस ड्रग को नहीं देना चाहिए। ऑप्शन 3 कहता है हमें डिगॉक्सिन एडमिनिस्टर करनी चाहिए। ऑप्शन 4 कहता है कि इंचार्ज नर्स को बताना चाहिए। देखिएगा यहां पर नोटिफाई द चार्ज नर्स ऑप्शन नहीं होगा। डिगॉक्सिन ड्रग को हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। अब यहां पर 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, कॉल द फिजिशियन फॉर ऑर्डर्स या फिर विदहोल्ड द डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन ड्रग अब आप पेशेंट को नहीं देंगे या फिर आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि क्लाइंट में हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट आ गई है। तो अब ये प्रायोरिटी के हिसाब से आंसर दीजिएगा कि इस सिचुएशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? डॉक्टर को बताएंगे या ड्रग रोक देंगे? जब भी किसी क्लाइंट को आप डिगॉक्सिन ड्रग दे रहे होते हैं और उस पेशेंट के अंदर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट या इससे कम हो जाए तो इसका मतलब है क्लाइंट के अंदर डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है। क्लाइंट में टॉक्सिसिटी डेवलप हो चुकी है तो हमें अब ये ड्रग नहीं देनी है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन होगा, सही इंटरवेंशन होगा, वो ये होगा कि हम क्लाइंट में इस ड्रग को रोक देंगे। ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर। और फिर नेक्स्ट डोज को रोकते हुए तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि इस क्लाइंट के अंदर डिगॉक्सिन ड्रग की टॉक्सिसिटी हो चुकी है, अब हमें आगे क्या करना है। सो विदहोल्ड द डिगॉक्सिन। सो एवरीवन, ये थी हमारी आज की नर्सिंग एमसीक्यू क्लास। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर नर्सेस प्रिपरेशन फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव है और रेगुलरली आपकी प्रिपरेशन के लिए एमसीक्यूज और वैकेंसी के इंफॉर्मेशन शेयर करता है। इन सभी सोशल मीडियाज पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन को फॉलो करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।